क्या वाकड़ा पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में आज के सत्र में एटलीस्ट कंसोलिडेशन देखने को मिला। अगर आप मई के लिहाज से देखेंगे तो आज की जो बाजार की कुछ तेज़ी थी, थोड़ी बहुत तेज़ी थी, वो मई की सबसे बेहतरीन तेज़ी कही जा सकती है। ये करीब करीब 16वां दिन है आज मई में और इस पूरे महीने में ऐसा दिन नहीं देखने को मिला जबकि भारतीय बाजार में इस तरह का मूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ा हो। खैर, लेकिन एक अच्छा मूव मार्केट में सेकेंड डे आज जब मिड कैप स्मॉल कैप पार्टिसिपेट कर रहे थे, जहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही थी। निफ्टी पूरे दिन एक रेंज के अंदर रहा, उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा रहा और उस हैवी उतार चढ़ाव के बीच में निफ्टी कंसोलिडेशन के साथ क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा। इस कंसोलिडेशन में आज सेलेक्टिव स्टॉक्स जो कि तेज़ी में थे, मिसाल के तौर पर बैंक्स आज ज़ोरदार तेज़ी में कामकाज कर रहे थे। बंधन बैंक जैसे नाम, IDFC फर्स्ट जैसे नाम जो कि आज खरीदारी के साथ कामकाज करते हुए, वो बैंक ऑफ बड़ौदा नंबर्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन वहाँ देखने को मिला। इसके अलावा आज ऑटो में बाइंग थी, ऑटो में भी ऑटो एंसिलरी बालकृष्ण इंडस्ट्री में नंबर्स का इम्पैक्ट था। आयशर मोटर तेज़ी में था, नंबर के बाद तेज़ी में था। इसके एस्कॉर्ट्स नंबर के बाद तेज़ी में था। आयशर मोटर में भी खरीदारी थी। तो ऐसे अलग अलग स्टॉक्स, अलग अलग सेक्टर्स जो कि आज मूव दे रहे थे। बैंक्स, ऑटो दोनों मेजरली पार्टिसिपेट कर रहे थे और इंडेक्स के टॉप गेनर्स में भी शुमारी आपको दिखाई पड़ेंगे। आज प्रेशर था IT में, FMCG में, जहां थोड़ा बहुत ही बाइंग मार्केट में देखने को मिल रहा था। अगर इंडिविजुअली मार्केट की बात करें तो स्मॉल कैप, मिड कैप तेज़ी में। निफ्टी बैंक में लगातार 2 सत्रों के बाद कुछ बढ़ता खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। मेटल, एनर्जी, बैंकिंग में खरीदारी थी और FMCG और IT स्पेस के अंदर बिकवाली देखने को मिली आज। लेकिन हाँ, वो इंटरेस्टिंग थी ईयर लो की शीट, जहाँ पर बहुत सारे नाम, दिग्गज नाम जो है वो आपको ईयर लो पे दिखाई पड़ेंगे। मिसाल तौर पर ओरेकल, HDFC बैंक, HDFC AMC, NAM इंडिया, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कि प्रेशर में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। न्यूज़ फ्लोज का भी इम्पैक्ट देखने को मिला। ACC अंबुजा आज के सबसे बड़ी खबर थी, जहां पर सुबह ये न्यूज़ कल शाम को आई थी कि होलसिम की जो सब्सिडरी हैं दोनों, ACC और अंबुजा, उनको खरीद लिया है अदानी ग्रुप ने, तो उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिला शुरुआती कारोबार में। उसके अलावा आज वोडाफोन में एक मूव था, वो वोडाफोन PLC वाली डील के मद्देनज़र भारतीय बाज़ारों में भी एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग कह सकते हैं आप स्टॉक में देखने को मिल रही थी। तो ऐसे अलग अलग स्टॉक, अलग अलग सेक्टर, अलग अलग मूवमेंट मार्केट आज कैप्चर कर रहा था और उसके अकॉर्डिंग आज ट्रेड्स बनते हुए आपको बाज़ार में दिखाई पड़ रहे थे। चलिए, अब क्योंकि 2 दिनों के बाद आया हूँ तो सवाल जवाब का सिलसिला पहले शुरू कर लेता हूँ। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, विच सेक्टर टू बेनिफिट एज मॉनसून प्रिडिक्टेड टू बी नॉर्मल। सर, किस सबसे ज़्यादा तो एग्री स्पेस के ऊपर इसका फ़ायदा आता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब मानसून नॉर्मल है तो सीड की डिमांड बढ़िया होगी, 1, 2 जितना एग्री रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, एस्कॉर्ट्स या फिर M&M ट्रैक्टर का मेगा प्लेयर, VST टिलर्स, इस तरह की जो कंपनीज हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, फर्टिलाइज़र को मिलेगा, एग्री पेस्टिसाइड वाली कंपनियों को मिलेगा। तो PI इंडस्ट्री, UPL, शारदा क्रॉपकेम जैसी कंपनियों के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। उसके अलावा इसके और मल्टीपल इम्पैक्ट भी रहते हैं। 2 व्हीलर कंपनीज़ को फ़ायदा मिलेगा क्योंकि वो अच्छे मानसून से रूरल इनकम बढ़ेगी तो मेजरली 2 व्हीलर्स में इम्पैक्ट आता है उसका। JNN URM के नए ऑर्डर्स रिलीज़ होने लगते हैं। उसके बाद रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होगा, ज़्यादा बारिश होती है तो उस स्पेस में, तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कामकाज करते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा दायरा है। आप जहाँ तक जोड़ते चले जाएंगे वहाँ तक जुड़ता चला जाएगा। अच्छी फसल, अच्छी कमाई, अच्छी फसल, तो अच्छी फसल वाली कंपनियों में जिनकी कमोडिटीज़ बहुत अच्छी निकलेंगी तो इनपुट कॉस्ट ईज आउट होगी। लेकिन ऐसा बहुत कुछ होगा, तो आप किस स्ट्रीम पे जाना चाहते हैं वो आप तय कर लीजिए। प्रीफैब शीट से लेके पंप तक हर कंपनी का इस्तेमाल आप यहाँ करेंगे, तो आप कौन से दायरे में जाएंगे वो आपको तय करना होगा। लेकिन बहुत बड़ा रेंज है, जिस रेंज के अंदर आपको सोचना होगा इसमें। ओके, राइट टाइम टू बाय स्मॉल कैप सच एज सिगाची, मोल्टेक, ब्लैक रोज। सर, अगर आप इन कंपनीज़ के फंडामेंटल से परिचित हैं दीक्षित साहब, तो आपके लिए एक ही चीज़ बोलूँगा कि कोई टाइम रॉन्ग टाइम नहीं होता। अगर आपने इनकी कंपनी के फंडामेंटल्स को पढ़ा हुआ है तो सब्जेक्ट ये है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई भी सही समय नहीं होता। तो आप वो चीज़ देख लीजिए। अगर कोई कंपनी अच्छी है तो स्टॉक प्राइस उसका अच्छा और बुरा होना नहीं तय करेगा। उस कंपनी के बिज़नेस उसके स्टॉक प्राइस की चाल को दिखा सकता है, लेकिन स्टॉक प्राइस बिज़नेस को कभी रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे कोई लॉस मेकिंग कंपनी किसी भी भाव पे बुरी ही कहलाएगी, लेकिन कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी किसी ख़राब दाम पर अच्छी ही कहलाएगी। तो वो आपको तय करना है कि आप कितना उसके बारे में जानते हैं और उसके हिसाब से आप एंटर कर सकते हैं। कोई करेक्शन मिल रहा है तो आप उसकी SIP का इस्तेमाल करिए। कुछ समय पहले कुछ फ्रेंड्स ने अपोलो हॉस्पिटल की SIP शुरू कर रखी थी। वो धीरे धीरे करके उनकी SIP चलती गई। वो शेयर 4000 पे भी आया, 2000 पे भी आया, 1400 पे भी आया और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी एवरेज कहीं 2400-2500 आई।
तो कल परसों में जब कभी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि अपोलो हॉस्पिटल नीचे आ गया, लेकिन अभी भी उनकी खरीदारी से 1,500 रुपये ऊपर है। तो बुरे टाइम में भी उनको प्रॉफिट ही है, बिकॉज उनकी एसआईपी चल रही है उस स्टॉक में, जो कि निफ्टी का ऐसा नहीं था, अब बन गया है, लार्जेस्ट प्लेयर था जो भी चल रहा है। और अभी भी अपोलो हॉस्पिटल इतने डीप करेक्शन के बाद ठीक ठाक दाम पर अवेलेबल है। तो आप लाइक वाइज एसआईपी रखिए। अगर आप 5 साल या 3 साल पहले के कहीं अच्छे स्टॉक में एसआईपी में, एचडीएफसी में भी होते हैं, एचडीएफसी बैंक में भी, तो भी अभी खरीदारी से ऊपर ही होता। तो लाइक वाइज आप एसआईपी का इस्तेमाल करिए और अच्छे स्टॉक में ज़रूर बने रहिए। ओके सर, LIC बाय एट लिस्टिंग डे। LIC बाय एट लिस्टिंग डे इज़ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन सर। LIC आफ्टर 5 ईयर्स। अच्छा, एक और सवाल है सर। 2-3 चीज़ें हैं इनमें। LIC के केस में कुछ चीज़ें आप समझ लें बहुत अच्छे से। पहला, देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है मार्केट शेयर में, देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है नए क्लाइंट एक्विजिशन में, सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है न्यू प्रीमियम NP जो होता है उसमें भी, और इंश्योरेंस के नेटवर्क में भी। सेकंड बेस्ट प्लेयर जो है वो HDFC लाइफ है, इनके जस्ट बाद 9% के आसपास का उसका प्रीमियम है, 9% का मार्केट शेयर है। अच्छा जी, सरकारी कंपनी है, सरकार सिर्फ 3.5% स्टेक बेच रही है। 3.5% स्टेक बेचने के बाद उन्होंने 21-22 हज़ार करोड़ रुपये, 23 हज़ार करोड़ रुपये जुटाए हैं। लिस्टिंग के तौर पे ही अगर ये अपर प्राइस इवेंट पर लिस्ट होती है तो 6 लाख करोड़ की मार्केट कैप होगी और देश की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी लिस्टिंग पे ही। तो ये तो कुछ इसके बेसिक्स हैं। अच्छा, अब खेल ये है कि 98.5% स्टेक, 77.5% स्टेक अभी भी गवर्नमेंट के पास है, तो वो स्टेक कभी ना कभी बिकने आएगा। सेबी का मैंडेट है 75% करना पड़ता है, सरकार उसको नहीं मानती है इसलिए वो नहीं बेचती हैं। लेकिन अगर वो बिका तो वो हैंगओवर बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जब 2.5% या 3.5% स्टेक के अंदर ही 21,000 करोड़ रुपये उठ रहे हैं, तो आधा % स्टेक की वैल्यू कहीं कहीं पर आप मान के चल सकते हैं कि शायद वो रफली 8 से 9 हज़ार करोड़ रुपये के आसपास होगी। तो इतना बड़ा फ्लो बाज़ार में कभी भी छूटने के लिए तैयार रहता है, तो उसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़, अब लिस्ट होगी तो अब पता चलेगा ये कंपनी के रेवेन्यूज़ कैसे आते हैं, प्रॉफिट्स कैसे आते हैं, और किस तरह की ग्रोथ प्राइवेट कंपनी के कंपैरिजन में करती हैं। अब तक तो ये नहीं पता था आपको, तो वो रीरेट कर सकता है प्राइवेट कंपनियों को भी। हो सकता है ये ज़्यादा बेहतर निकल जाए, होता है वो ख़राब निकल जाए, कुछ नहीं कह सकते अभी। और लास्टली, इस कंपनी को आप डिविडेंड के तौर पे हमेशा अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड इसमें बहुत बढ़िया आ सकते हैं, जो कोल इंडिया में भी आया। अभी कुछ देर बाद मैं एक ट्वीट भी करूँगा कि क्या सिचुएशन रही है PSU कंपनीज़ को, डेटा बना के आया हूँ मैं भी। तो PSU कंपनीज़ ने पिछले 10 साल का डेटा मैंने इवैल्यूएट किया है। ऑन एन एवरेज लिस्टिंग डे के दिन सबने करीब 18% के आसपास रिटर्न दिया है, और अब तक ऑन एन एवरेज पिछले 12 साल में सभी PSU कंपनीज़ ने अपनी हिस्ट्री में 45% के आसपास का एवरेज रिटर्न दिया है। उसकी वजह है NBCC ऐसे स्टॉक, IRCTC ऐसे स्टॉक, HCL जैसे स्टॉक जिन्होंने बहुत रोबस्ट रिटर्न दिया है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इतना बड़ा किसी का ही मार्केट नहीं आया था, इतना बड़ा किसी का इक्विटी साइज़ नहीं था, इसलिए भी आप उसको स्केप्टिकली देखिएगा। किसी PSU इंश्योरेंस कंपनी ने अब तक रिटर्न नहीं दिया है, ये पहला होगा अगर देता है तो ये भी चीज़ें हैं जिनको आप ज़रूर ध्यान रख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ सर्टेन है कि डिविडेंड अच्छा देगा, तो अगर आप डिविडेंड स्टोरी के लिए रखना चाहते हैं तो आप ज़रूर इसको लेकर रख सकते हैं। ओके, IB रियल एंड टाटा कॉम, हाँ टाटा कॉम आप ऐड कर सकते हैं। IB रियल के केस में आपको वेट एंड वॉच करना होगा। वो बात अलग है कि भाव देख के लग नहीं रहा कि इसमें बहुत ज़्यादा डाउन साइड खुला है, लेकिन नंबर्स अभी आए नहीं हैं, इसलिए कुछ भी कहना मुश्किल है। एटलीस्ट टाटा कॉम के नंबर्स आ चुके हैं, उसके बाद उसने रिएक्ट किया है, और टाटा कॉम F&O में इसलिए टूट भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन IB रियल कैश में और इतना स्टॉक टूटा है तो कुछ डिलीवरी छूटी है। 1, 2, अभी तक ये सिचुएशन में क्लियर नहीं है कि इसके नंबर्स कैसे आने वाले, कितना क्लीन अप बाकी है, इसलिए वेट एंड वॉच ज़्यादा बेटर मोड है इसमें, कुछ भी करने से अच्छा। टाटा कॉम के केस में आप एक बार को ज़रूर ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी कोई खास दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रही है। अच्छा जी, ITC एंड इन्फीबीम। ITC ऑलवेज यू कैन टेक, अगर आपके पास पेशेंस है तो। इन्फीबीम यू कैन अवॉइड, अगर आपके पास पेशेंस है तो भी। लेकिन हाँ, ITC के केस में ज़्यादा कैश रिच है, डिविडेंड अच्छा है, यील्ड भी 6% के आसपास बैठी हुई है, प्राइवेट कंपनी है, डाइवर्सिफाइड है, लार्जेस्ट सिगरेट प्लेयर है, और सेकंड लार्जेस्ट FMCG कंपनी भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है एज ऑफ नाउ। आप पेशेंस आपको बस रखना होगा, उस पेशेंस के साथ अगर आप बने रहते तो आप जरूर एंटर कर सकते हैं। अच्छा, निफ्टी 50 पे लंप सम, सर लंप सम में किसी में भी अलाउ नहीं करता है, मतलब अगर गिवन अ चॉइस तो मैं कभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि लंप सम क्यों करना, अगर बाजार ऊपर नीचे हो रहा है तो आज जो चीज़ आपको 15,800 मिल रही है कल 14,500 भी मिल सकती है, तो SIP कर लीजिए, नीचे आएगा भी तो भी वो झटका आप आराम से अब्जॉर्ब कर पाएंगे। SIP हमेशा आपको बुरे दौर के लिए तैयार करता है, अच्छे दौर में बहुत अच्छा रिटर्न भले ना दे, लेकिन बुरे दौर में आपका जो रिस्क का सिचुएशन है, दायरा है, वो थोड़ा कंट्रोल कर देता है।
तो इसीलिए बढ़िया कंपनी या निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स या गोल्ड जैसे इंडेक्स या गोल्ड जैसे प्रोडक्ट, इन जैसी कंपनीज़ में आप एसआईपी के थ्रू एंटर करें, कोई इशू नहीं आता वहाँ पर, बहुत बफर आपको मिलता है। आप एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत रिलीफ आएगा वहाँ पर। ओके, टेक महिंद्रा केस में विभा जी कल ही एक इनके नंबर्स आए थे, फ्राइडे को रादर नंबर्स आए थे, फ्राइडे को मैनेजमेंट से बातचीत भी हुई थी। नंबर्स भी ठीक हैं, एज़ एक्सपेक्टेड जो था उसी तरह के आधार पे नंबर रहे हैं। लेकिन हाँ, एसआईपी वे में आप थोड़ा थोड़ा यहाँ ऐड कर सकते हैं। मैनेजमेंट बहुत बुलिश है 5G को लेकर, उन्होंने बहुत कमेंट्री पॉजिटिव साइड पे दी है अपनी इसको लेकर। इनपुट को जो नए मैनेजमेंट के आने की बातचीत है कि जो मैनेजमेंट में फेरबदल हुआ है, L&T इन्फोटेक से मैनेजमेंट उठ के टेक महिंद्रा में आ रहा है, अभी तक उन्होंने उस पर टिप्पणी नहीं की है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि शायद आ सकते हैं, तो वो भी एक बड़ा बदलाव होगा अगर होता है तो। और अदरवाइज़ भी ये कंपनी मतलब टॉप 5 IT कंपनीज़ में आती है, तो फंडामेंटल पे कोई दिक्कत भी नहीं है। तो आप SIP वे में थोड़ा थोड़ा ऐड करिए। सत्यम जैसी कंपनी का टर्न अराउंड है, तो बड़ी कंपनी ही है। आप IT के कंसोलिडेशन, सेकंड लार्जेस्ट कंसोलिडेशन इन्होंने ही किया है, तो आप आराम से इसके अंदर बने रह सकते हैं। लेकिन SIP वे ज़्यादा बेटर वे है, क्योंकि बहुत भागा हुआ है, उसके बाद थोड़ा नीचे आया है। ओके, वन स्टॉक टू बाय नाउ फॉर लॉन्ग टर्म एंड SIP। अक्षय साहब, आप वो रिसेंटली एक मैंने ट्वीट किया था, वहाँ पढ़ सकते हैं। वो सब कंपनियां हैं जो कि अपने अपने सिस्टम की बेस्ट कंपनीज़ हैं। उसकी लिस्ट मेरे पास बहुत लंबी थी, तो मैंने ऑन एयर तो बहुत कम ही बोली, लेकिन अदरवाइज़ मैंने बहुत लंबी लिस्ट बना के रखी हुई है। वो कंपनियां हैं जो अपने सिस्टम की बेस्ट कंपनियां हैं, मतलब आँख बंद करके आप कोई सेक्टर सोचेंगे, उस सेक्टर की बेस्ट कंपनी आपको वहाँ मिल जाएगी। तो इस तरह की अगर कंपनीज़ ही नहीं चलेंगी तो सेक्टर कैसे चलेगा। तो कोई भी सेक्टर अगर लीड करता है तो पहले उसका लीडर चलता है, उसके बाद उसको फॉलो करते हैं। लीडर बहुत ज़्यादा नहीं चलता, 20% 15% चलता है, फॉलोअर ज़्यादा चल जाते हैं। ऑब्वियसली बात है, छोटा साइज़ होता है, लेकिन लीडर स्टेबल होता है, फॉलोअर स्टेबल नहीं होते हैं। तो उस चीज़ को आप ध्यान रखकर उसमें से कॉल ले सकते हैं। अगर आप बेस्ट ढूंढ रहे हैं किसी सेक्टर के, तो वो लिस्ट को आप प्रेफर करिए, ज़्यादा अच्छा आपको शायद इनसाइट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। एटलीस्ट पढ़ ही लीजिएगा, नहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो भी। ओके, एक्सिस बैंक पे क्या करें। हाँ, ये एक इशू ज़रूर है विक्की साहब, वो MF वाला इशू जो आ रहा है इनका, इसीलिए शायद शेयर कोई टूट रहा है, ईयर लो के आसपास लगा भी दिया। लेकिन हैविंग सेड दैट, इतना कोई बैंक के इंडिविजुअल धंधे में तो दिक्कत नहीं है। कंसो धंधे में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन अब तक कोई क्लैरिटी मैनेजमेंट उसके ऊपर दी नहीं है। तो अगर आपके पास है तो आप वेट एंड वॉच करें, अगर आपके पास नहीं है तो वेट कर सकते हैं, थोड़ा और नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर डील रहेगी। लेकिन इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली चीज़ तो नहीं है। UTI का पुराना केस आपने अगर पढ़ा हो, यूनिट 64 का, तो भी इतने बुरे दौर देख चुका है। तो इस तरह की सिचुएशन तो अब नहीं आती। लेकिन हाँ, बैंक का धंधा ओवरऑल ठीक है, तो सिचुएशन वाइज इतनी ख़राबी नहीं, लेकिन मैनेजमेंट क्लियरिटी या कमेंट्री जो है वो ज़्यादा क्रूशल है, उसको आप पहले देखिएगा। ओके, धामपुर अंसारी साहब, धामपुर केस में मेरा व्यू थोड़ा कॉन्ट्रेरियन आपको दिखाई पड़ेगा कि धामपुर केस में मैं हमेशा गलत भी पढ़ा हूँ। 64 रुपये मेरे लिए या 70 रुपये मेरे लिए, 80 रुपये मेरे लिए फेयर वैल्यू दिखती है, वो दाम तो नहीं दिखता। ऑब्वियसली बात है कि इतना भाग चुका है तो अभी तो नहीं। हाँ, आगे चल के आया तो बात अलग है, लेकिन अभी तो नहीं दिखता, क्योंकि पिछले कई सालों में यही हिस्ट्री रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि अब की बार अगर 70 नहीं दिखा तो 150 रुपये शायद फेयर वैल्यू बन जाए अगर ये नीचे मिलता है तो। लेकिन अभी क्योंकि वो साइक्लिकल से सिक्योलर स्टोरी बन चुका है, इथेनॉल की स्टोरी, शुगर की स्टोरी, लिकर की स्टोरी, मतलब अल्कोहल की स्टोरी, तो सो फार ठीक है। अगर आप प्रॉफिट में हैं तो थोड़ा थोड़ा लेकर निकल जाए, ज़्यादा बेटर है। एटलीस्ट कॉस्ट तो निकाल ही लें। और अगर आप प्रॉफिट में नहीं हैं तो बेटर साइड ये है कि आप वेट करें, कोई मूव मिले, कॉस्ट से ऊपर निकले, तो थोड़ा थोड़ा करके ईज आउट ज़रूर हो लीजिए, क्योंकि इसकी फेयर वैल्यू नीचे की तरफ आ सकती है। भागा बहुत है, दो वैल्यूएशन साइड सही दिखता है, लेकिन क्योंकि वो साइक्लिकल स्टॉक्स के अंदर एक बड़ा खेल ही होता है कि जब दाम ऊपर के होते हैं प्रोडक्ट के, तो उनकी वैल्यू या मल्टीपल नीचे के दिखते हैं जो अभी दिख रहे हैं। लेकिन जब वो दाम घूमेंगे, शुगर के दाम या बाकी इथेनॉल के दाम, तो वो मल्टीपल ऊपर के हो जाएंगे, तब इनके प्रॉफिट श्रिंक हो जाएंगे, इनकी EPS नीचे हो जाएगी और PE बढ़ जाएगा। तो एकदम से आपको पता चलेगा और बाजार रिएक्ट करेगा तो फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए गुड टाइम को इस्तेमाल करिए और ऐसे करके निकल सकते हैं। ओके, लास्टली IRCTC, रितेश साहब हर बार की तरह महंगा शेयर है। आज ही मैं पढ़ रहा था कि इनफैक्ट वो जो मैंने शीट बनाई है अभी 12 साल वाली, ट्वीट करूंगा अभी इसको मैं, उसमें सबसे ज़्यादा कोई PSU का स्टॉक चला है अगर तो वो IRCTC, करीब करीब 10 गुना चल चुका है ये अपने इशू प्राइस से लेके अब तक। इतनी बड़ी तेज़ी के बाद अगर ये डिज़र्व करता है जो भाव है, तो भी बहुत महंगा मल्टीपल है। तो अगर ये नीचे आ भी जाए तो भी कोई बहुत हैरत नहीं होगी, लेकिन इतना ज़्यादा रिटर्न देने वाले में ये NBCC जैसे नाम आते हैं,
तो थोड़ा हद तक ईज़ आउट होना इनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी हो जाए वो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए ये क्योंकि एग्जॉर्बिटेंट चले हैं, छोटे टाइम में चले हैं, तो थोड़ा ईज़ आउट हो सकते हैं। कॉशियसली अपना व्यू रखिएगा और कॉशियस टू ऑप्टिमिस्टिक आपका व्यू होना चाहिए यहाँ पर। अच्छा जी, चलिए अब इतने ही सवालों को मैं शामिल करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सारे लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे, 2 दिन से जिन्होंने सवाल नहीं पूछे थे इंतजार किया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी कल @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है।